गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप अपना पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएं। सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया 2014 में इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून से सर। अच्छा, तो 2014 से अब तक आपने क्या किया? सर मैं उसके बाद से प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर। 6 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? यस सर। अच्छा। तो आपने इसमें विषय कौन सा लिया था? ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो आप 6 साल से एक ही विषय फिर LSW पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, ये पहले आपने कोई तय कर रखा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? नहीं सर, मैंने तय नहीं कर रखा था। जो मतलब हमारे सोसाइटी में सब चलता आ रहा है कि बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है, तो उसी के भीड़ में मैंने भी कर लिया, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था सर। ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सिविल सर्विसेज के लिए, उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू किया सर। ये आपको नहीं लगता है कि आपने सरकार के संसाधनों का जो अपव्यय कर दिया? क्योंकि टेक्नोक्रेट्स पर सरकार के बड़े खर्च होते हैं पढ़ाई में। सर मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग को भी अदर ग्रेजुएशंस की तरह लेना चाहिए, ये भी एक न्यू नॉर्म है सर। और जो ग्रेजुएट होते टेक्निकल ग्रेजुएट्स होते हैं वो बेटर इक्विप्ड होते हैं, वेल मैनेज्ड होते हैं सर। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अच्छा, तो आप प्रशासन में मैकेनिकल कैसे योगदान करेगा बिहार में? सॉरी सर, आवाज़ नहीं आ पाई आपकी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर प्रशासन में कैसे योगदान करेगा, जरा इसको आप डिस्क्राइब करें। सर जो सबसे बड़ा योगदान है, मैं इसमें 2-3 पॉइंट गिनाना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि सर जो बिहार कृषि रोड मैप 3 है 17 से 22 तक, तो इसमें सर जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इसमें एक आत्मा एजेंसी है, ATM है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसके तहत जो सब मिशन फॉर टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट और एक्सटेंशन है, इसमें सर मैं योगदान कर सकता हूँ सर। क्या और योगदान? जो कृषि मेला वगैरह लगाया जाता है हाँ। यंत्र वगैरह के लिए, जिसमें सब्सिडी दी जाती है सर, मैं उसमें भी मदद सहायता कर सकता हूँ सर। अच्छा, चलिए, और कोई बताए इसके अतिरिक्त और कुछ? जी इसके अतिरिक्त और क्या प्रशासन में योगदान कर सकते हैं? प्रशासन के क्षेत्र में क्या योगदान कर सकते हैं? सर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, वो ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, और मुझे लगता है कि उसने जो 4 साल की पढ़ाई में जो सीखा है, उसको मैं फील्ड पे उतार सकता हूँ बेहतर तरीके से सर। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? आपने वरीयता किसको दी है, किस पद को दी है? सर पहला है BAS, फिर BFS, फिर है सर BPS। ये बताइए कि आपने LSW का चयन क्यों किया? सर जब ग्रेजुएशन के बाद में सिविल सर्विसेज में आने का सोचा, तो मैंने बहुत सारे विषयों को देखा और समझने की कोशिश की। उसमें से सबसे मुझे जो रेलेवेंट लगा और जो यूजफुल लगा सर, वो मुझे लगा कि LSW है, और मुझे ये इंटरेस्टिंग भी लगा। और दूसरी बात ये भी है कि सर मैं पहले इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता था, तो मुझे लगा कि इसको मैं अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ, पहले मैं अपने गोल को रीच कर सकता हूँ सर, इसलिए। लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इसमें किन किन वर्गों के बारे में आपको पढ़ना था, किन किन वर्गों के बारे में आप काम करने की सोचे? सर जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सबसे बड़ा जो क्लास है सर लेबर क्लास। तो लेबर में दोनों इंक्लूड किया गया है, जो ऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें सर सोशल प्रॉब्लम्स को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी, या फिर अल्कोहलिज्म, या फिर प्रोस्टिट्यूशन। इन
आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। हाँ हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ अब कांटेक्ट टूट गया था, लिंक टूट गया था। चलिए, अब मुझे बताइए, अभी आपने बोला कि श्रम के क्षेत्र में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये संगठित कामगार और असंगठित कामगार दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर जो संगठित कामगार हैं ये जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं और जिनको जो सरकारी सोशल सिक्योरिटीज लॉज हैं उनका बेनिफिट मिलता है। जो अनऑर्गेनाइज है सर, वो जैसे कि डेली वेज वर्कर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे छोटे शिल्पकार हैं सर, जिनका बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं है और जिनको मेनली जो सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स हैं उनका फायदा नहीं मिल पाता सर। ये सोशल सिक्योरिटीज किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? सॉरी सर। सोशल सिक्योरिटीज के लिए किन किन क्षेत्रों में सहायता देने की बात की गई है? जो कौन सी स्थितियां होती हैं? सर सोशल सिक्योरिटीज जो जीवन की आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जैसे कि सर एक्सीडेंट, विकलांगता या फिर एक्सीडेंटल डेथ या फिर मैटरनिटी बेनिफिट, ऐसे स्थितियों में सर सोशल सिक्योरिटीज की बेनिफिट्स दी जाती है। एक वेटिंग पीरियड भी होता है, ये वेटिंग पीरियड क्या होता है? सर ये वेटिंग पीरियड होता है कि किसी एम्प्लॉय के बीमारी की अवस्था में उसको 3 दिन तक पहले इंतजार किया जाता है। अगर 3 दिन में वो ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स दी जाती है सर, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं 3 दिन के बाद। शॉप और एस्टेब्लिशमेंट, दुकान और प्रतिष्ठान में क्या अंतर है? सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। अच्छा, कोई बात नहीं। वर्तमान में सरकार ने जो विकलांगता है, जिसको दिव्यांगता उन्होंने नाम दिया है, इसको विस्तारित किया, एक्सटेंड किया। क्या क्या चीज़ों को शामिल किया इसमें? सर क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे सर, आवाज कट रही है। वर्तमान सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने विकलांगता को, यानी अब वो दिव्यांगता कहलाती है, दिव्यांगता को विस्तारित किया, उसकी परिभाषा में बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी शामिल किया। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने शामिल किया? सर इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है, लैप्रोस्कोपी है, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया सर, पर मुझे आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ इट सर राइट नाउ। अच्छा, बाल श्रम जो है वो उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके बढ़ने के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सर बाल श्रम कहा आपने? जी, चाइल्ड लेबर। सर जो अभी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है और दूसरी बात जो पैंडेमिक के दौरान सर लोगों का जो इनकम है इनमें मतलब डिक्रीज हो रहा है सर। तो जो बच्चे होते हैं उनको फैमिलीज लगाते हैं अपने इनकम रिसोर्स जनरेट करने के लिए सर। तो मुझे लगता है एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस की कमी है। तीसरा कारण मुझे ये लगता है सर, जो बाल श्रम को लेकर कानून है उनके इम्प्लीमेंटेशन में और थोड़ी सी मतलब सिंसियरिटी बरतने की आवश्यकता है सर। आपने अब तक कोई इस क्षेत्र में प्रयास किया है? सर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर मैंने ऐसा अब तक कुछ किया नहीं है सर। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रशासन में हो, कोई एक व्यक्ति ऐसे भी सिटीजन है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है बाल श्रम को रोकने के लिए? आप एक प्रशासक के रूप में जाएंगे, कैसे अवेयर करेंगे? सर मैं एक प्रशासक के रूप में जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां हैं, तो एक प्रशासक का पहला जिम्मेदारी होता है कि उन नीतियों को ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना
तो सर मैं जो नीतियां हैं मैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, और कोई भी नीति का सफल होने का मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण होता है सर उसमें जन भागीदारी। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मैं बढ़ावा दूंगा सर, कि जैसे कि हर पंचायत लेवल पे जो मुखिया होते हैं उन लोगों पे एक कम्युनिटी इस पे बनाई जा सकती है। जीविका दीदियों का सर सहायता लिया जा सकता है, और जो आसपास की जो छोटे छोटी दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें एक मतलब वार्निंग जो बिल होता है वो चिपकाया जा सकता है सर, अवेयरनेस। और जो एक टोल फ्री नंबर दिया जा सकता है सर कि आसपास में जो जागरूक नागरिक है, ताकि वो कॉल करके बता सकते हैं कि ऐसी जगहों पे जो बाल श्रम है ऐसा मतलब अपराध किया जा रहा है। आप एक एसडीएम के पद पे कार्यरत हो और अपने एक मित्र के यहाँ खाना खाने के लिए गए हो, और उस मित्र के यहाँ जब आप गए तो आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो कार्य कर रही है उनके घरेलू कार्यों को, चाइल्ड लेबर का वहाँ पे वायलेशन हो रहा, तो आप क्या करोगे? सर सबसे पहले तो उस बच्चे को वहां से निकालकर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहां पर भेज दिया जाएगा, और जिसने भी उसको एम्प्लॉय किया था सर उसके खिलाफ जो आपके मित्र भी एसडीएम हैं और दोनों आप एसडीएम हो और आपको खाने पे बुलाया है, तो आप कैसे उसी समय कैसे कंप्लेन करोगे? क्या व्यवस्था है आपके साथ? सर मैं उनको मतलब ये बताऊंगा कि ये मतलब कानूनन अपराध है, ये नहीं किया जाना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि उस बच्ची को वहां से निकाल कर रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाए। यानी अपने मित्र के खिलाफ जो है कंप्लेन करेंगे आप? यस सर, जो कानूनन सही है सबसे पहले हमारी वो जिम्मेदारी बनती है सर, उसे फॉलो करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। अगर मैं कहूँ कि अगर कानून से कोई नहीं होना चाहिए। वो मित्र आपका एसडीएम नहीं है बल्कि उस जिले के डीएम है, तब आप क्या करेंगे? सर मैं इसकी सूचना जो मेरे से उच्च अधिकारी होंगे उनको मैं दूंगा सर, और जो मेरी एज ए कैपेसिटी ऑफ एसडीएम आप जो सेवा नियमावली है कि आप एक अकॉर्डिंग टू जो है वो आप जाएंगे सेवा नियमावली के खिलाफ, कि आप अपने डीएम के खिलाफ ही शिकायत करेंगे, या आपके सर ये सेवा आप सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं? सर ये मुझे नहीं लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। जहाँ पे सर वायलेशन ऑफ लॉ है वहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है सर। एज एन एसडीएम जो मेरी कैपेसिटी में होगी, जो मेरे दायरे में होगी, मैं उसको जरूर पूरा करूँगा सर। चलिए, बिहार सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए, जो बाल श्रमिक हैं उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई एनजीओ कार्य कर रहा है इस पर? आवाज नहीं आई सर। कोई एनजीओ कार्य कर रहा है इस ओर? बचपन एनजीओ है एक सर, वो इस दिशा में काम कर रहा है सर। अच्छा, ये कौन चलाता है? बचपन बचाओ आंदोलन है। ये कौन एनजीओ चलाते हैं सर? जहाँ तक सर मुझे लगता है ये कैलाश सत्यार्थी सर का है, जिन्होंने ये बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। अच्छा, ये राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है? सर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है सर। किन किन राष्ट्रों में इन्होंने अब तक काम किया? सॉरी सर, ये मुझे जानकारी नहीं है कि किन किन राष्ट्रों में ये चल रहा है।
बच्चों के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताओ। सर एक तो यूनिसेफ है, और दूसरा? और दूसरा नहीं। अच्छा, यूनिसेफ का किस क्षेत्र में काम करती है यूनिसेफ? सर यूनिसेफ जो बच्चों के हेल्थ को लेकर स्पेशली काम करती है, हेल्थ और जो प्राइमरी एजुकेशन है उनको लेकर सर, हेल्थ, न्यूट्रिशन और प्राइमरी एजुकेशन। तो फिर यूनेस्को क्या करती है अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है? सर वो साइंटिफिक और कल्चरल और एजुकेशन क्षेत्र में वो उनका एक यूनिवर्सल प्रोग्राम है सर, वो मतलब बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी है सर। अच्छा, ये श्रम संसाधन जो है, ऐसा श्रम जो हमारे मंत्रालय हैं, श्रम विभाग है, इसके श्रम पक्ष भी है, प्रशासनिक पक्ष भी है। तो प्रशासनिक पक्ष का हायरार्की बता सकते हैं आप? टॉप लेवल पर श्रम मंत्री से लेके नीचे लेवल तक कौन होते? सिर्फ प्रशासन के स्तर पर बताइए। सर पहले तो लेबर के सेक्रेटरी होते हैं सर मिनिस्टर के अंदर, उसके नीचे सर लेबर कमिश्नर होते हैं, फिर लेबर सुपरिटेंडेंट होते हैं, फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं सर। आपने फिर से श्रम पक्ष ही बता दिया। मैं प्रशासनिक पक्ष पूछ रहा था, जिसमें प्रशासन में जो सचिवालय स्तर के होते हैं वो होते हैं। श्रम पक्ष वाले आपने लेबर कमिश्नर वगैरह श्रम पक्ष के ऑफिसर्स होते हैं। ये हायर लेवल के जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सेक्रेटेरिएट में ही सिर्फ बैठते हैं, पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, मैं उन तक ही बात कर रहा था। सॉरी सर, इस बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं। अच्छा बेटा बताओ, मजदूरी और वेतन में क्या अंतर है? मजदूरी और वेतन सर जी। सर वेतन जनरली मंथली होता है और मजदूरी जनरली प्रतिदिन के हिसाब से होता है। और जो वेतन होता है सर, ये जनरली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको मिलता है, उनमें मतलब टीए डीए वगैरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो मजदूरी होती है उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होती सर। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत वेतन में या मजदूरी में जो वैधानिक कटौतियां की जाती हैं वो कौन कौन सी चीज़ है? सर एक तो मुझे ठीक से मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, मुझे एक याद आ रहा है कि जो ईपीएफ कटौती होती है सर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक वो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, आज जो है ईपीएफ के संबंध में जो एक कल जो है निर्णय हुए हैं, अखबार पढ़ा है आपने? सर अखबार मेरे पास थोड़ा लेट से आता है, मैंने कल का पढ़ा है, आज का नहीं पढ़ पाया हूँ। अच्छा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कुछ निर्णय लिए हैं, नहीं पढ़ा? सर आज का पेपर मैंने नहीं पढ़ पाया है, मेरे पास पेपर लेट से आता है सर, कल का पढ़ा है। न्यूज़ भी नहीं सुना आपने कल? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अखबार कौन सा पढ़ते हो? हिंदुस्तान सर। कौन है उसके मुख्य संपादक? शशि शेखर। कल के संपादकीय में क्या छपा है? ये सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं। अच्छा, कल का जो मुख्य समाचार क्या है, एक दो बता सकते हो? सर कल का जो बिहार का मुख्य समाचार था वो माननीय मुख्यमंत्री का सर जो निश्चय रैली था चुनाव को लेकर। दूसरा सर जो डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है वो था सर। अच्छा, और चलिए, ग्रेच्युटी क्या होता है जानते हो?
हेलो। ग्रेजुटी सर। हाँ। सर ग्रेजुटी जो एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं सर, वो ग्रेजुटी कहलाता है। मेरी अंतिम वेतन जो है वो 52,000 रुपये है, और मैंने 30 साल तक सेवा की है। ग्रेच्युटी की धनराशि कितनी होगी? सर इसका फॉर्मूला मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। सर ये आजकल बहुत चर्चा में रह रहा है डार्क नेट। ये डार्क नेट क्या है? सॉरी सर। डार्क नेट। सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। क्रिप्टो करेंसी भी चर्चा में है, क्यों? ये क्या है क्रिप्टो करेंसी? सर ये काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी है, जो मतलब जो रेगुलर करेंसीज है उससे ये भिन्न होता है। और ये डिजिटली मतलब ऑनलाइन इसका ट्रांजैक्शन होता है, इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो सर। इन दिनों चर्चा में क्यों है? सर जो माननीय प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक करके हैकर ने उसमें लिख दिया था कि हमें जो पीएम केयर्स फंड है उसमें क्रिप्टो करेंसी में योगदान देने के लिए कहा था सर। अच्छा, ये पीसीबी जानते हैं क्या है? चर्चा में क्यों है? ये संस्था है पीसीबी, ऐसा एनसीबी। सर आपकी आवाज नहीं आई। एनसीबी, एनसीबी, मैं ही गलत बोल दिया। एनसीबी एक चर्चा में है, क्यों है एनसीबी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर। हाँ, चर्चा में क्यों है? सर ये रिया चक्रवर्ती मामले से सर ये चर्चा में आया है सर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अच्छा, तो ये क्या ये इस चर्चा में है? क्यों, क्या बताइए तो, क्या उसका कारण क्या है? सर जो सुशांत सिंह राजपूत केस है सर, उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उसके व्हाट्सएप में कुछ ऐसे चैट मिले थे जो ड्रग्स से रिलेटेड थे। फिर एनसीबी ने इसका जांच करना शुरू किया और उसमें कुछ साक्ष्य मिले, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर इसमें एक गोल्डन क्रिसेंट की भी चर्चा है। ये गोल्डन क्रिसेंट क्या है? सर गोल्डन क्रिसेंट क्या है? गोल्डन क्रिसेंट ये भी चर्चा में। गोल्डन क्रिसेंट सर मैं इस बारे में अच्छा, स्पुतनिक वी ये चर्चा में है। ये क्या है स्पुतनिक वी? सर रशिया ने सबसे पहले ये कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है सर, उसका नाम रखा है स्पुतनिक वी या 5। अच्छा, ये सफल है? सर जो डिफरेंट एजेंसीज हैं अब तक उन्होंने इसको सफल माना है सर, ये काम कर रहा है, ये एंटीबॉडी बनाने में रिस्पॉन्ड कर रहा है सर। ये वैक्सीनेशंस बनते कैसे हैं? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। कह रहे ये वैक्सीनेशन जो है वो बनते कैसे हैं? क्या है प्रोसेस इसके बनाने में? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि अच्छा, वैक्सीनेशन बनाने का प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये मुझे बताओ, और की हॉबी क्या है? सर किचन गार्डनिंग। ये आपकी हॉबी किचन गार्डन। ये अधिकांश बच्चों ने आजकल लिख रखा है किचन गार्डन, किचन गार्डन। ये समझ में नहीं आया कि अचानक से ये पीढ़ी किचन गार्डन की ओर ज़्यादा अग्रसर दिखाई पड़ रही है, या किसी कोचिंग ने को बता रखा है कि आपको कि कोई नहीं है तो आप किचन गार्डन लिख दो। तो ये आपका स्वतः स्फूर्त है आपके अंदर में, या क्रिएट किए गए हैं?
नहीं सर, इसमें मेरा चाइल्डहुड से मेरा इंटरेस्ट है और मैं बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि किसी कोचिंग ने बोला है किसने, अच्छा पर मैं ये बचपन से करता आ रहा हूँ सर। किचन गार्डनिंग के अलावा मैं होम गार्डनिंग भी करता हूँ, जिसमें फ्लावर्स वगैरह लगाए जाते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स लगाते हैं अच्छा सर, वो भी मैं करता हूँ। इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है सर। अच्छा। डेकोरेटिव फ्लावर्स भी लगाते हैं। अच्छा, ईके बाना समझते हो? सॉरी सर। ईके बाना जानते सर हो? ईके बना? हाँ। सर ये फ्लावर्स को अरेंज करने का एक जापानीज तरीका है सर, जिसको ईके बना कहते हैं सर। हम्म एक जापानी पद्धति है सर। कौन कौन सा फ्लावर लगाते हो? सर किचन गार्डनिंग में मैं विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा लेता हूँ, और जो होम गार्डनिंग में उसमें मैं क्रोटन के पौधे, उसके बाद मनी प्लांट, उसके बाद जो एरोहेड्स है, चाइना पाम है, रोज है, हिबिस्कस है, एलोवेरा है, ये सब मैं उगाता हूँ सर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जिसके लिए मिट्टी जो तुम तैयार करते हो, गमले में ही रोपते हो? गमले में रोपते हो? यस सर, ओपन। हाँ, तो ये जो मिट्टी तैयार करते हो, इसके मिट्टी तैयार करने के प्रोसेस क्या है? क्या करते हो, कैसे करते हो? सर सबसे पहले तो मैं वहाँ के जो खरपतवार होते हैं, आई मीन घास वगैरह होते हैं, उनको सफाई की जाती है। और सर मैं गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे मतलब कंपोस्ट इजीली अवेलेबल होता है, तो मैं उसमें कंपोस्ट डालता हूँ और उसको खुदाई करके पानी डालकर तैयार होने के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसमें सर जो प्लांटेशन वगैरह होता है या फिर सीडलिंग होती है वो करता हूँ। इसमें जो प्लांट्स होते हैं उसके बेटर मतलब रूट डेवलपमेंट के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल करता हूँ सर। ये कोकोपीट कैसे तैयार होता है? सर ये जो नारियल का जो हार्ड पार्ट होता है, आउटर लेयर, उसको काइंड ऑफ भूसा बनाकर उसको इस्तेमाल किया जाता है सर। इसमें फायदा क्या होता है कि जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हो जाती है मिट्टी की, वो अधिक होती है, और उसमें जो रूट है वो रूट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाते हैं सर। कैक्टस भी लगाते हो? नहीं सर, कैक्टस नहीं है। अगर कैक्टस को ऐसी मिट्टी में लगा दोगे तो क्या होगा? सर कैक्टस को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम दी जाती है, वो बालू मिट्टी में ज्यादा अच्छे से सस्टेन कर पाता है सर। अगर लगा दिया तो क्या होगा? सरवाइव करेगा कि नहीं? सर इस बारे में मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो जिस तरह से बालू मिट्टी में कम पानी में अच्छा ग्रोथ कर पाएगा, मुझे लगता है कि ज्यादा पानी में वो गल सकता है सर। अच्छा, वो उसके अंदर स्पाइंस लगे निकले होते हैं। कैक्टस में स्पाइंस होते हैं। यस सर, यस सर। ये स्पाइंस का क्यों, क्या है ये स्पाइंस? सर स्पाइक्स एक्चुअली काइंड ऑफ उसके लीव्स हैं, जो डेजर्ट एरिया का ये प्लांट है मेनली। तो डेजर्ट एरिया में सर अगर लीव्स होंगे, पत्ते होंगे चौड़े और बड़े, तो उसमें जो इवेपोरेशन होगा सर, वाटर की जो इवेपोरेशन क्षमता वो ज्यादा हो जाएगी, और वहाँ पे वाटर की कमी होती है। तो ये नेचुरली सर जो उसके लीव्स हैं वो स्पाइक्स के तौर पे बन गए, ताकि इवेपोरेशन उसमें से ट्रांसपिरेशन कम हो सके सर, इसलिए है। तो अब जो आप गमले में लगाओगे अपने यहाँ, पानी डालोगे, तो स्पाइंस में क्या परिवर्तन आएगा? सर इस बारे में जानकारी नहीं। चलिए ठीक है। मैंने कैक्टस लगाया नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये मुझे बताओ, कोई ये आप किचन गार्डनिंग करते हो, इसका कोई प्रोफेशनल्स भी व्यू है आपका, या सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हो? सर इसका जो है, जो सब्जियां उगाने का, यहाँ पे मतलब बिहार सरकार ने भी इसके लिए पहल किया है सर, कि जो हर जिले में मतलब सब्जी उगाने के लिए इसको जो सब्सिडी वगैरह है, ये बिहार सरकार ने तय किया है। इसमें 50-60% तक सब्सिडी दी जाती है, और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है
ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए सर। इसमें एक तो उत्पादकता बढ़ जाती है और लोगों को सही प्राइस मिल पाता है, और इसमें एक समिति बनाकर इसका जो सब्जियां हैं उनको खरीदा भी जा रहा है। तो इनको मतलब जो आजकल हेल्थ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं सर, जो बीमारियां बढ़ रही है, तो ये ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाना ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है सर। दोनों तरह से हेल्थ और मतलब जो उत्पादकता है, दोनों में फायदा होगा सर। अच्छा, आप एक सर और जुड़ गए हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं, वो भी आपसे अभी कुछ पूछेंगे। सर क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? गुंजन सर, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सर गुंजन सर, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए, अभी लिंक नहीं मिला। क्या क्या और खीर बस, कचौड़ी बनाना तो है, तेल है ही सब, और अगर प्लेन रोटी बनाना है। अच्छा सर, आ गए हैं आप। गुंजन सर, हाँ चलिए, आ गए हैं, आपसे पूछेंगे। चलिए, सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ पूछिए सर आप। गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, आप मिल रही है आवाज? हाँ मिल रही है। आप पूछिए आप। गुड मॉर्निंग सर। आप मुझे ये बताएं कि मॉर्निंग आप मुझे पहले तो ये बताएं कि सचर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था, और बिहार में मुस्लिम समाज के लिए बिहार सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही है? सर जो सिविल सेवा मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है सर, और जो आवासीय छात्रावास है ये है, और जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की जो छात्राएं हैं सर, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है सर। और ये क्या है, सचर कमेटी का क्या था प्रावधान? सर सॉरी सर, मैंने इनको डिटेल में पढ़ा नहीं है सर। राजेंद्र सचर नाम के एक जज थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कुछ कहा था, कुछ मतलब उनकी कुछ आई थी रिपोर्ट इस संबंध में? सर इसका जो मेन उद्देश्य था सर, इसमें जो मुसलमानों की स्थिति है सामाजिक और आर्थिक, इनको लेकर ये कमेटी बनाई गई थी, और उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिमों की जो स्थिति है एजुकेशनल, खासकर शिक्षा को लेकर, ये दलितों से भी नीचे है सर। अच्छा, तो उन्होंने, अच्छा ठीक है, आप मुझे जरा ये बताएं कि अभी वर्तमान के दिनों में भारत और चाइना के बीच में जो चल रहा है, तो उसमें एक गलवान वैली में जो लड़ाई हुआ, उसका चुशुल सेक्टर आया, तो उसके संदर्भ में दो टर्म आया, ब्लैक टॉप और कोट टॉप। ये कहां पे है और ये किस लिए भारत और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है? सर ये जो ब्लैक टॉप है, ये जो पैंगोंग त्सो लेक है, उसके वेस्टर्न कोस्ट पे ये लोकेटेड है, और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसलिए है कि सर ये एक हिल टॉप है। उसके ऊपर हाल फिलहाल में जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया है, जिससे चाइना अभी सर इस पे मतलब बौखलाया हुआ है सर। अच्छा, तो आप ये बताएं कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर क्या है? सर आवाज रुक गई आपकी। मैं बोला था यूएस चाइना ट्रेड वॉर क्या है ये? सर जैसे ट्रम्प सरकार आई थी सर अमेरिका में, तो उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई। उसने मतलब संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया, और इस वजह से जो चाइना से इंपोर्ट्स थे उसने बहुत सारे वस्तुओं पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो इसके जवाब में सर चाइना ने भी बहुत सारे वस्तुओं पर जो अमेरिका से इंपोर्ट किए जा रहे थे उस पे सर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, और इससे मतलब एक इकोनॉमिक टेंशन जो तनाव है वो उत्पन्न हुआ सर, जिसे ट्रेड वार कहा गया। राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है ये? सर नेशनल वाटरवे जो गंगा नदी और कुछ प्रमुख नदियों को लेकर जो इनलैंड वाटरवे को डेवलप किया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, सड़क मार्ग, उसी प्रकार से बहुत सारे जो 7 जो प्रमुख है जलमार्ग उनको डेवलप किया जा रहा है नेशनल वाटरवे अथॉरिटी द्वारा सर। यहाँ से कौन सी करती है पास और कहां से कहां? सर बिहार से कौन सा पास करती है ये फिलहाल मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इसका नाम सुने हैं, क्या है ये? सॉरी सर, आवाज नहीं आई। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है ये? सर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है जो फ्राइट मतलब जो मालवाहक ट्रेनें हैं सर, उनको जो पैसेंजर ट्रेनें हैं सेम रूट पे चलती थी, तो इस पे जो मालवाहक ट्रेनें हैं उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम लग जाता था सर। तो इसको हटाने के लिए जो माल वाहन क्षमता है इसको बढ़ाना और जो टाइम खपत होता है, टाइम खपत को कम करने के लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है, जहाँ पे अनइंटरप्टेड सर्विस होगी और गंतव्य स्थान तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकेगा। कहां से कहां अभी ये बना है? सर ये अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं कि कितना बिहार में कितने ब्लॉक हैं? सर 536। और कितने सब डिवीजन हैं? 101। 101। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में मैन वर्सेस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ था, तो इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्यों ये हो रहा है और क्या इसके उपाय है? और ये है कहाँ पे? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? ये सर वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और इसमें जो मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सर, ये बहुत मतलब प्राचीन सभ्यता से होता आ रहा है, लेकिन जो अभी प्रमुख कारण है, इसका कारण है कि सर जो नेचुरल हैबिटेट है सर, एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उनका क्षरण हो रहा है। ये डेवलपमेंट को लेकर, चाहे रोड बनाना हो या उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उन पे इंक्रोचमेंट की वजह से सर ये मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं सर। इसके क्या उपाय है सर? इसके उपाय ये है कि जो प्रोटेक्टेड जो एनिमल्स हैं सर वो फ्रीली मूव कर सके और उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनका इंक्रोचमेंट ना हो, और डेवलपमेंट का मतलब ख्याल रखते हुए दोनों चीजों पे एक बैलेंस बनना चाहिए सर। अच्छा, बिहार में कौन से मिनरल पाए जाते हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट में, आप मुझे बताएंगे? सर ये चूना पत्थर इधर रोहतास और कैमूर में होते हैं सर, सोना, मुंगेर, और मुंगेर में पेट्रोलियम वगैरह की है, कुछ माइका है सर। माइका कहाँ पे है? सर ये जो गया डिस्ट्रिक्ट है, और जो नवादा है, और जो झारखंड से सटे कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पाए जाते हैं सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये? सर क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में एक शहर है सर क्योटो, वहाँ पे होता है ये ग्रीन हाउस गैसेस को, इमिशन को कम करने को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी थी, ये क्योटो प्रोटोकॉल कहलाता है सर। अच्छा, कब आया था ये फोर्स में? सर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर आई गेस ये 1996 में आया था सर। 1996 में तो आया था, 2006 में ही आया है।
फोर्स में, मतलब 97 की संधि है पर ये 2006 में आया था। अच्छा, इसमें एक एनेक्स 1 कंट्री, एनेक्स 2 कंट्री बड़ा टर्म आता है, ये क्या था ये? सर मैंने पढ़ा है पर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। मुझे जहाँ तक लगता है कि एनेक्स 1 और एनेक्स 2 दो कैटेगरी की गई है, जो ज्यादा इमिशंस करते हैं और जो कम इमिशंस करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको लेकर था शायद सर। और एनेक्स 2 में? एनेक्स 2 में शायद सर वो डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं अभी चल रही है बिहार में, और आदि ट्राइबल के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, दोनों का आप मुझे जरा बताएं। सर बिहार में जो सबसे अच्छी योजना चल रही है सर, वो महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में वो जीविका है सर। दूसरा जो 2016 में लागू किया गया है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार 7 निश्चय के तहत, ये एक बहुत अच्छा कदम है। और जो बालिका साइकिल योजना है, जो कन्या उत्थान योजना है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में है। दूसरा जो प्रोहिबिशन लागू हुआ सर बिहार में, ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत अच्छा स्कीम है। अच्छा, आप मुझे एक केस स्टडी में आपको देता हूँ। अभी गणेश चतुर्थी का पर्व आया था और साथ में मुहर्रम का आया था, दोनों एक दिन के बाद था। एक दिन पहले गणेश चतुर्थी था, दूसरे दिन मुहर्रम था। आप एक एसडीएम, आपकी पोस्टिंग होती है और आपको देखते हैं कि दोनों गणेश विसर्जन की मूर्ति भी निकलना है और मुहर्रम का ताजिया भी निकलना है। तो हिंदू बहुल्य क्षेत्र से ताजिया निकलना है और वहां से, और पहले भी दंगे हुए हैं, थोड़ा वो हुआ है, माहौल थोड़ा वहां का ये नहीं। आप एक एसडीएम रहेंगे, तनाव की स्थिति बन सकती है, ऐसा आपको सूचना मिलता है, कैसे आप उसको नियंत्रण देखेंगे या क्या आपकी रहेगी स्टेप? सर मैं इसमें 2-3 चीजें करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि अगर ऐसी तनाव की स्थिति है तो उनको मना कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके जो रूट्स हैं सर, जो प्रोसेसन का रूट्स है, उनका रूट डिसाइड कर दिया जाएगा कि ताजिया इस रूट से निकलेगा और गणेश चतुर्थी का प्रोसेसन इस रूट से निकलेगा। और उनकी जो वीडियो निगरानी है, वीडियो सर्विलांस की जाएगी। और जो दोनों समुदाय के जो प्रमुख इन्फ्लुएंसर लोग हैं सर, उनको शामिल कर काइंड ऑफ एक कमेटी बना दी जाएगी, जिसके अंतर्गत उनको उन्हीं के लोगों में से जिम्मेदारी दे दी जाएगी, जिससे दंगा को बहुत हद तक रोका जा सकता है और ना के बराबर संभावना होगी सर। और वीडियो सर्विलांस के थ्रू जो मतलब दंगाई नजर आएंगे या जो असामाजिक कार्य करते नजर आएंगे, उन पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी सर। सर, इनका समय समाप्त हो रहा है, तो